नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय विज्ञान। विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक। अब अपने बच्चों देखिए ना, रेशे क्या होते हैं? कुछ इस तरह से एक पतले पतले धागे जैसे, उससे वस्त्र मतलब पूरे कपड़े कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, रेशों से वस्त्र तक। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें रेशे कहाँ से मिलते हैं, उन रेशों को कैसे संसाधित किया जाता है और कैसे उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। अब कक्षा 6 में आपने क्या किया था? पादप जो पौधे थे उससे प्राप्त होने वाले कई रेशों के बारे में आपने क्या है पढ़ा है, जिनको हम फाइबर कहते हैं। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कुछ रेशे हमको किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? पौधों से, और कुछ हमें जंतु से। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं? जान-तत्व रेशे। क्यों? क्योंकि वो जंतु से मिलते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। याक ठंडी प्रदेश में पाया जाने वाला एक जंतु है। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अपने रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग में फाइबर मिलता है? क्या आपको पता है किस भाग से मिलता है? तो उसके ऊपरी भाग से। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन कैसे परिवर्तित किए जाते हैं, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? आपकी मम्मियाँ स्वेटर बुन के आपको बताती है ना। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? इनसे साड़ियाँ बुनी जाती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जो ऊपर प्रश्न दिए उनका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जानतत्व रेशे। जानतत्व रेशे ऊन और रेशम जो हमें जंतु से मिलते हैं, उन्हें हम जानतत्व रेशे कहते हैं। सबसे पहले हम ऊन, देखो ये दिख रही है घने बालों वाली क्या है? भेड़ है। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊन किससे प्राप्त की जा सकती है? तो भेड़, बकरी, याक। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। अब उनके शरीर पर क्या होते हैं? ऊपर बाल होते हैं। इन्हीं बाल को निकालकर ऊन बनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक मतलब जो अपने में से ऊष्मा को जाने नहीं दे, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। अब ये जो बाल है वो उनको क्या करते हैं? उनके शरीर को गर्म रखते हैं। इसीलिए वो क्या है, कैसे बच्चों? उनको ठंड से बचाते हैं। उसके बाद है, अब देखो हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। देखो इसके त्वचा पर कितने प्रकार के रेशे होते हैं? 2 प्रकार के। पहला दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। देखो दाढ़ी जो होती है ना, उसके बाद ऐसे रूखे रूखे से होंगे, मुलायम नहीं होंगे। और जो उसके, ये देखो भेड़ दिखाई दे रही, इसके शरीर पे ये जो बाल होंगे वो कैसे होंगे? मुलायम। तंतु रूपी बाल ऊन, कृत्रिम ऊन बनने के लिए रेशे प्रदान करती है। और ये जो तंतु रूपी दिख रहा है आपको, एक एक तंतु देखो, ये दिख रहा है एक एक ऐसा, एक एक तंतु जो है वो आगे क्या है? रेशे बनाने में काम आता है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिसके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, एक ही तरह के बाल हो, दाढ़ी ना हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो अच्छी प्रजाति की जो किस्में होती है उनका है ना लैंगिक जनन कराया जाता है और नई संतति उत्पन्न की जाती है। तो उसे हम कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। मतलब उनका वर्ण कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? उनका चयन कर रहे हैं। आया समझ में? तो ये भेड़ आपको दिखी। फिर हम देखते हैं, अब देखो ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब और कौन कौन है जो ऊन प्रदान करते हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। अब अलग अलग जगह अलग अलग नस्लें पाई जाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि हर जगह का वातावरण अलग अलग है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। अब भेड़ों से हमें केवल ऊन प्राप्त नहीं होती, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध भेड़ की ऊन होती है, लेकिन भेड़ की सबसे ज़्यादा ऊन पाई जाती है। मैंने अब आपको याक बताया था, तो बच्चों ये याक है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि याक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तिब्बत और लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख में और तिब्बत में ये जो याक है ना, इसमें देखो तंतु रूपी मुलायम बाल है, इससे ऊन प्राप्त की जाती है।
बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। अब देखो ये अंगोरा बकरी है। बकरी में भी आपने देखा ना अलग अलग बकरियां होती है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बकरियां कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं और जो कश्मीरी बकरियां हैं उसकी त्वचा में ऐसे मुलायम मुलायम क्या होते हैं? बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है। इनसे क्या बनाई जाती है? शॉलें। शॉल पता है ना ओढ़ने की, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पश्मीना शॉलें किसे कहते हैं या कैसे बनाई जाती है? तो कश्मीरी बकरी की त्वचा से बालों से बनाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम है अंगोरा नस्ल। देखो ये और बकरी है। उसके बाद ये ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। देखो ये ऊँट है, आप सभी ने देखा, आप सभी को ऊँट पर बैठना भी अच्छा लगता है, तो इसके बालों का उपयोग भी ऊन बनाने किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिका से भी ऊन प्राप्त होती है। तो देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये लामा और ये क्या है? एल्पिका है। तो इनसे भी क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। अब आप क्या कर सकते हो? अलग अलग रेशों को एकत्रित कर सकते हो, अपने पुस्तिका में लिख सकते हो। देखो यहाँ लिखा है, जैसे आप क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, याक जिस नाम से जानते हैं उनका पता लगाओ कि वहाँ पर याक को क्या कहते हैं, भेड़ को क्या कहते हैं, ठीक है। अब फिर हमारा नेक्स्ट है रेशों से ऊन तक। अब भाई हमने पढ़ा रेशे हमको कहाँ से मिलते हैं, अब हम देखेंगे कि रेशों से ऊन तक के भाई रेशे ऊन कैसे बनते हैं। तो देखो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। हमको पता है ना कि भेड़ों से ही ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करना मतलब साफ करना, धुलाई करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम देखते हैं भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरिये को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। आपने देखा है ना, जैसे गुजरात या जाते हैं तो हाईवे पर ऐसे गडरिये होते हैं जो है ना भेड़ वगैरह चराते हैं, उनको लेकर जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है। भेड़ कैसी होती है बच्चों? शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे खाती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और सर्दियों में भेड़ों को कहाँ रखा जाता है? घर के अंदर। और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। उनको क्या क्या खिलाया जाता है? पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा क्या किया जाता है? खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों की ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों को किसके लिए बच्चों पाला जाता है? ऊन के लिए। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। उनकी प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है कि वो कितने गुणवान हैं और क्या। तो अभी हम सारणी देखते हैं। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। गुणवत्ता मतलब अच्छे गुण वाली ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। आया समझ में? वर्णात्मक मतलब चयन करके। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को क्या करता है? काट लिया जाता है। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। तो देखो लोही है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन है, राजस्थान, पंजाब। रामपुर बुशियार है, भूरी ऊन है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये है नाली, गलीचे की ऊन, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बाखरवाल है, ऊनी शॉलों के लिए, जम्मू और कश्मीर। मारवाड़ी है, मोटी रूह ऊन है, गुजरात में। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए, गुजरात में। तो ये नस्लें दे रखी है, यहाँ ऊन की गुणवत्ता दे रखी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है वो दे रखा है। आया समझ में? अब आपका नेक्स्ट है रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब रेशों को ऊन में कैसे से संसाधित करते हैं हमने देखा, कहाँ से मिलती है अब देखते हैं। तो देखो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण है। सबसे पहला चरण
भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। अब क्या होता है चरण 1 में कि उसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, मृत होती है, मृत कोशिकाओं की बनी होती है। तो उसके साथ उसके शरीर से क्या किए जाते हैं, बाल उतार लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। तो बच्चों पहली प्रक्रिया आपकी कौन सी हो गई, ऊन की कटाई, भेड़ के शरीर से ऊन को काटना। जैसे है ना आपके है ना पापा के जो दाढ़ी आती है ना, उसको कटवाने जाते हैं आपके पापा, वैसे भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे नाई की जो मशीन उपयोग करता है ना, वैसे सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। अब ये कब काटा जाता है बच्चों, गर्मी में। क्यों, ठंडी में काटेंगे तो उनको ठंड लगेगी ना, हम तो स्वेटर पहनते, वो नहीं पहनते, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। वरना ठंडी में अगर ये तो उसका सुरक्षात्मक आवरण ही है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करती है। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के लिए भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, बाल काटने अथवा पिताजी की दाढ़ी बनाने में नहीं होता वैसे ही। अब ये बोल रहे, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में, देखो कैसे उसको लिटाया और इस मशीन से ये क्या कर रहे हैं, उनके बालों को उतार रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भेड़ की ऊन उतारना। त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मृत कोशिकाओं की होती है, मरी हुई कोशिकाओं की होती है। मैंने अभी आपको बताया ना। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, आपके भी उगाते हैं ना, वैसे उनके भी उगाते हैं। देखा। दूसरे चरण में देखो टंकियों में अभिमार्जन। अब इसको ये जो बाल है उनको धोते हैं, क्योंकि वो उनके त्वचा में तो गंदे हो गए होंगे। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। क्या किया जाता है, धोया जाता है। फिर उन रेशों को ऊन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। देखो ऊन की कटाई, अब यहाँ पर एक आपको बताया है, ऊन की कटाई करना पहला चरण, अभिमार्जन धोना, छटाई करना छाटना, जैसे आपकी मम्मी छाटते हैं ना गेहूं वगैरह में से कंकर, बर की छटाई करना, फिर उसको रंगना और रीलिंग करना। रीलिंग मतलब उसको लपेटना। देखो दिखाई दे रहा है, ये धो रहे हैं, फिर ये ना मशीनों द्वारा अभिमार्जन कर रहे हैं और इससे धागा बनाया जा रहा है जिसमें चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाती है। अब इसमें क्या होती है, चिकनाई, धूल और क्या होती है, गर्त मतलब जो गंदगी है वो निकल जाती है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। तो दूसरा चरण हमारा कौन सा हो गया, अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, हमने चित्र में देखा। अब चरण 3 है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। अब अभिमार्जन के बाद क्या की जाती है, छटाई की जाती है। रोमियल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। फिर अभिमार्जन के बाद छटाई करते हैं, जैसे आपकी मम्मी और गेहूं वगैरह साफ करते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर निकालते हैं ना, वैसे जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ विभिन्न गठन वालों को क्या किया जाता है, बालों को छाटा जाता है। चौथा चरण है, अगले चरण में बालों को फिर सुखाया जाता है। जैसे हम कपड़े धोते फिर सुखाते, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को क्या किया जाता है, छांट लिया जाता है, जिसे हम बर कहते हैं। बर आपने देखा बच्चों, आपके स्वेटर पे कुछ टाइम बाद ऐसे वाइट ऐसे या उसी कलर के ऐसे छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन कर उन्हें क्या कर दिया जाता है, सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। अब 5वां चरण है, रेशे की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद होती है। या तो वो काली होती है, भूरी होती है या सफ़ेद होती है, इससे उसको रंगा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रंगाई। अंतिम चरण है आपका, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग मतलब लपेटना। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो आपके पास जो फिरकी होती है उसके अंदर आप लपेटते हो ना, वो। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उसको सुलझाते हैं, फिर लपेट कर उनसे क्या बनाया जाता है, धागा। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये धागा बन रहा है और ये रीलिंग हो रही है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों के रूप में काट कर ऊनी वस्त्र बुनने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आया समझ में। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, ऊन को कैसे संसाधित किया जाता है, उसके हमने 6 चरण पढ़े। पहला हमने ऊन की कटाई देखा, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई, रंगाई और रीलिंग, इतना हमने देखा। अब हम इसके बाद के वीडियो के अंदर देखेंगे रेशम से कैसे हमें रेशम प्राप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।